नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 17 ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। ये जैव प्रौद्योगिकी जो होती है ये नैसर्गिक गुणधर्म के अतिरिक्त नए गुणधर्म धारण करने वाली वनस्पति और प्राणियों की उत्पत्ति इस तंत्र ज्ञान की मदद से हुई है। ये जैव प्रौद्योगिकी एक तंत्र ज्ञान है। अब ये किसे कहते हैं? मनुष्य के लाभ के उद्देश्य से सजीवों में कृत्रिम रूप से जनुकीय बदलाव और संकर निर्माण कर सुधार करने की प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। मतलब मनुष्य जो है अपने लाभ के उद्देश्य से उसने क्या किया है, कृत्रिम रूप से जनुकीय बदलाव किए हैं और संकर निर्माण किए हैं, वनस्पतियों के भी और प्राणियों के भी। तो और सुधार करके जो है नई वनस्पति और प्राणियों की प्रजातियां निर्मित की है। इस प्रौद्योगिकी को क्या बोलते हैं? जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। इस तंत्र ज्ञान में जनुकीय प्रौद्योगिकी और ऊतक संवर्धन दोनों तंत्रों का समावेश होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से काय के लिए किया जाता है? इसका उपयोग नकदी फसल के उत्पादन में किया जाता है और नई प्रजाति, सुधारित प्रजाति जो है इसमें निर्माण करने के लिए किया जाता है। पर्यावरणीय जो प्रतान जो होता है इसको सहन करने की क्षमता में वृद्धि की जाती है और फसलों में टीका निर्मित किया जाता है। फिर जन्मजात रोगों का निदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इंद्रियों का प्रत्यारोपण और कर्करोग संशोधन, प्रयोगशाला में कृत्रिम त्वचा निर्मित करना, तो इस तरह के क्षेत्रों में जो है इस जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम ऊतक संवर्धन क्या है। ऊतक संवर्धन मतलब क्या बच्चों? सजीवों के शरीर के बाहर पोषक और निर्जंतुक माध्यम से उनकी कोशिका या ऊतक की वृद्धि करने के तंत्र को ऊतक संवर्धन कहते हैं। मतलब सजीवों के शरीर के बाहर जो है पोषक और निर्जंतुक माध्यम से कोशिका की या ऊतक की वृद्धि करने का तंत्र ऊतक संवर्धन कहलाता है। आजकल ऊतक संवर्धन तंत्र द्वारा एक कोशिका या ऊतक से संपूर्ण सजीव को भी विकसित किया जाता है। ऊतक संवर्धन के लिए आवश्यक पोषक व ऊर्जा की आपूर्ति के लिए द्रव रूप, स्थायी रूप मतलब ठोस रूप या अगार से तैयार की गई जेली जैसा माध्यम उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर ऊतक संवर्धन केले का पौधा और उस पर आधारित खेती दिखाई गई है। यहाँ पर बच्चा देखिए चित्र में ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया दिखाई गई है कि ये केले का पौधा है, इससे जो है वनस्पति का कंद लिया गया है, फिर उस पर प्राथमिक संस्कार जो है किए गए हैं, फिर बहुविध प्रजनन, बहुविधन विभाजन हुआ है और यहाँ तना जो है और मूलारंभ प्रारंभ हो गया है। तना भी निर्मित होने लगा है और जड़ें भी, मूलारंभ मतलब जड़ का भी निर्माण हो गया है। फिर प्राथमिक काठन्नीकरण, फिर द्वितीय काठन्नीकरण किया जाता है और केले का पौधा तैयार हो जाता है। ये फ्रेडरिक कैंपियन स्टुअर्ट, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है ऊतक संवर्धन की खोज उन्होंने की थी। उन्होंने क्या किया था, गाजर की जड़ से कोशिका निकालकर प्रयोगशाला में पोषक तत्व के माध्यम से उसकी वृद्धि की और प्रत्येक कोशिका में संपूर्ण वनस्पति निर्माण करने की क्षमता होती है, ये सिद्ध किया था। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि कार्य व्यवस्थापन में हुआ परिवर्तन दिखाया गया है। फसलों के डीएनए में बदलाव लाकर जीएम क्रॉप्स जो है निर्माण किए गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जनुकीय सुधारित प्रजाति का निर्माण किया गया है। देखिए यहाँ आलू का दिखाया है, मक्के का दिखाया है, टोमेटो दिखाया है। इस प्रकार जो है सुधारित प्रजातियां निर्माण की गई कि जो प्रतान भी सहन कर सके, रोग जंतुओं के साथ लड़ सके, पोषण मूल्य भी जो है उनका अधिक हो
और अपतरण का प्रतिरोध करने की क्षमता हो, इस अच्छी प्रजातियां निर्मित की जाती हैं। फिर जो है इस प्रकार से सर्वगुण संपन्न फसलों के बीज निर्मित होने से विश्व भर में किसान बड़ी संख्या में जीएम फसल उत्पन्न कर रहे हैं और मक्का है, आलू है, चावल है, इनकी जो है प्रजातियां निर्मित की गई हैं। अब मक्के की MON 810, MON 863 ये प्रजातियां निर्मित की गई जीएम प्रजातियां उच्च उत्पादनशील फसलों की प्रजातियां हैं। केले की है, चावल की है, आलू की एम फ्लोरा है, चावल की गोल्डन राइस है, फिर सोयाबीन की वेस्टिव गोल्ड है, टमाटर की वैशाली और रुई की जो है बीटी कॉटन, ये प्रजातियां निर्मित की गई है। इस प्रकार उत्तक संवर्धन के माध्यम से हरित क्रांति साध्य हो रही है और भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में भरपूर अनाज उत्पादित करने का प्रयत्न सफल हो रहा है। अब जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग भी है। उद्यान विद्या, पुष्प कृषि, पौध घर, वन विद्या के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। यहाँ पर देखिए दिखाया है कि बायोरिएक्टर और उस पर आधारित पौधों की निर्मित की गई है। बायोरिएक्टर में कोशिका की वृद्धि करके अधिक पोषण माध्यम और अन्य रोगकारक सूक्ष्म जीवों से संरक्षण करके अतिशय कम खर्चे में जो है पौधों की निर्मित की जा सकती है और लाभदायक है वो, और कम समय में वनस्पतियां विकसित की जा रही है। परागी भवन के माध्यम न रहे या उपजाऊ बीज न रहे, ऐसे में भी वनस्पतियों का उत्पादन बड़े अनुपात में हो सकता है। अब जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के अंतर्गत जो है कृषि पर्यटन आता है। भरपूर जगह की उपलब्धता हो तो कृषि पर्यटन केंद्र नया व अच्छा उद्योग है। उत्तक संवर्धन द्वारा फूल, फल और अलंकारिक वृक्षों, सब्जी और औषधीय वनस्पतियों की बड़ी संख्या में पौध निर्मित की जा सकती है। इन्हीं में से कुछ प्रकार के पौधे लेकर पूर्ण रूप से वृद्धि कर स्वयं पूर्ण कृषि पर्यटन केंद्र भी तैयार किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर रासायनिक खाद या कीटनाशक का उपयोग न करते हुए भी जो है सब्जियां उगाई जाती हैं। औषधीय वनस्पतियों का बगीचा तैयार किया जा सकता है। तितलियों का बगीचा, जिनके फूलों पर तितलियां बैठती है, ऐसे झाड़ियों का छोटा सा बगीचा तैयार किया जा सकता है। छाया देने वाले वृक्ष, मतलब लोग जो है जाकर जो है वहाँ रहते भी हैं, आनंद लेते हैं पर्यावरण का, और प्राकृतिक जो बिना रासायनिक खाद के कीटनाशक का उपयोग न की हुई सब्जियां और फल खरीदते भी है। तो एक अच्छा व्यवसाय है। कृषि पूरक व्यवसाय के अंतर्गत आता है पशु संवर्धन आता है, कुक्कुट पालन आता है, रेशम कीटक पालन आता है। पशु संवर्धन में जो है तबेले जो होते हैं, इनमें जानवर, गाय, भैंस, इनकी संख्या और विविध प्रजातियां, दूध उत्पादन, तबेले की स्वच्छता, जानवरों के आरोग्य का ध्यान रखने के उपाय, ये सब जो है इसमें उपयोग किया जाता है। हमारे देश में दूध उत्पादन व कृषि के कामों में श्रमिक के रूप में मदद के लिए पशुपालन किया जाता है। दूध देने वाली जो गायें हैं, भैंसे हैं, बोझड़ होने वाले श्रमिक बैल, भैंसा है, ये प्रकार दिखाए गए। देखिए इतने सारे जो है गाय और भैंसों के जो है प्रकार है। सहीवाल, सिंधी, गीर, इसी प्रकार लाल कंधारी, देवणी, खिल्लारी व डांगी जैसी देशी गाय व जर्सी, ब्राउन स्विस, होल्स्टेन जैसी विदेशी गायों का उपयोग दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। और दूध का उच्च और स्वच्छ उत्पादन मिले, इसलिए पशुधन का ध्यान रखना आवश्यक है। इसके बाद आता है कुक्कुट पालन। अंडे व मांस देने वाली मुर्गियों का पोषण व पालन किया जाता है, इसे कुक्कुट पालन कहते हैं। 2 प्रकार की मुर्गियां होती हैं, लेयर्स और बॉयलर्स। अंडे देने वाली मुर्गियों को लेयर्स मुर्गियां कहते हैं और मांस देने वाली मुर्गियों को ब्रायलर मुर्गियां कहते हैं।
तो ये भी जो है एक अच्छा जो है व्यवसाय है। इसके बाद अगला आता है रेशम कीटक पालन। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। बॉम्बिक्स मोरी प्रजाति के रेशमी कीड़ों को उपयोग इसके लिए सर्वाधिक होता है। कौन सी प्रजाति? बॉम्बिक्स मोरी प्रजाति। इसका उपयोग रेशमी कीड़ों को उपयोग के लिए किया जाता है। रेशमी कीड़ों के जीवन चक्र में अंडे, यहाँ देखिए अंडे, इल्ली, कोशित और पतंग, ये अंडे, इल्ली, कोशित को प्यूपा भी कहते हैं, और शलभ, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। मादा द्वारा दिए गए हजारों अंडों को कृत्रिम रूप से गर्माहट देकर ऊष्मायन अवधि को कम किया जाता है। मतलब कृत्रिम रूप से गर्माहट दी जाती है, जो हजारों अंडे दिख रहे हैं इनको, अब जिसके कारण जो है अंडे से बाहर निकलने वाली इल्ली जो है इसको शहतूत के पेड़ पर छोड़ दिया जाता है। ये दिख रहा है, शहतूत के पत्ते खाकर इल्ली का पोषण होता है। 3 से 4 हफ्तों तक पत्तियां खाने के उपरांत इल्ली शहतूत के शाखाओं पर जाती है। इनकी लार ग्रंथि से निकलने वाले स्राव से रेशमी तंतु बनता है। यह तंतु को स्वयं के चारों ओर लपेटकर इल्ली का रेशमी कोश तैयार होता है। यह कोश बेलनाकार या वृत्ताकार होता है। अब कोशित या प्यूपा का, इसको बोलते हैं कोशित। ये कोशित या प्यूपा का पतंगा या शलभ के रूप में रूपांतरण होने के 10 दिन पूर्व, मतलब पतंग में इसका रूपांतरण नहीं होने दिया जाता, उसके 10 दिन पूर्व सारे कोशित उबलते हुए पानी में डाल दिए जाते हैं। उबलते पानी के कारण कोशित की इल्ली मर जाती है और रेशम के तंतु ढीले हो जाते हैं। इन्हें सुलझाकर इस पर प्रक्रिया की जाती है व रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। रेशमी धागों से अलग अलग प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। यहाँ पर बच्चों आपका पाठ खत्म होता है। अब हम पाठ 17 जैव प्रौद्योगिकी की पहचान, इस पाठ के प्रश्नोत्तर करते हैं। ये प्रश्नोत्तर आपको दे रही हूँ, आप इनको अच्छे से कॉपी में लिख लेंगे और याद करेंगे। नीचे दिए गए, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रत्येक कथन में गलती है। इस कथनों के 1 या 2 शब्द बदलकर उसे सही करके पुनः लिखना है। पहला है, श्वसन मार्ग में सरल पट्टकी अभिस्तर ऊतक होते हैं। तो यहाँ पर शब्द कौन सा बदलना है? सरल, यहाँ की जगह आ जाएगा रोमक पट्टकी। तो श्वसन मार्ग में रोमक पट्टकी अभिस्तर ऊतक होते हैं। दूसरा है, वृक्क में ग्रंथिल अभिस्तर ऊतक होते हैं। शब्द कौन सा बदलेंगे? ग्रंथिल। ग्रंथिल की जगह क्या होते हैं? घनाभरूपी। तो वृक्क में घनाभरूपी अभिस्तर ऊतक होते हैं। अगला है ई, हरित ऊतक वनस्पतियों को तैरने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर जो है हरित ऊतक नहीं करते हैं मदद, कौन करते हैं? वायु ऊतक। तो वायु ऊतक वनस्पतियों को तैरने में मदद करते हैं। अगला है, पट्टकी मांसपेशी को अनैच्छिक मांसपेशी कहते हैं। तो पट्टकी की जगह क्या आएगा? अपट्टकी। अपट्टकी मांसपेशी को अनैच्छिक मांसपेशी कहते हैं, ये हमने पढ़ा था पहले। दृढ़ ऊतक में हरित द्रव्य होते हैं। दृढ़ ऊतक में होते हैं क्या? नहीं। तो दृढ़ की जगह क्या आएगा? हरित। हरित ऊतक में हरित द्रव्य होते हैं। प्रश्न 2 है, समूह में विसंगत शब्द पहचान कर उनका कारण भी लिखना है। तो यहाँ जो है पहला है जलवाहिनी, रसवाहिनी, दृढ़ ऊतक और विभाजी ऊतक। असंगत शब्द कौन सा है? विभाजी ऊतक। अन्य क्या है? दृढ़ ऊतक, स्थायी ऊतक है। अन्य जो है दृढ़ ऊतक है, दृढ़ ऊतक के प्रकार है, स्थायी ऊतक है। दूसरा है अभिस्तर, मांसपेशीय ऊतक, तंत्रिकी ऊतक और अधिचर्म। उत्तर क्या है? असंगत शब्द है अधिचर्म, क्योंकि अन्य सभी प्राणी ऊतक के प्रकार है। अगला है उपास्थि, अस्थि, स्नायु रज्जु और हृदय स्नायु। उत्तर होगा हृदय स्नायु, क्योंकि अन्य सभी संयोजी ऊतक के प्रकार है।
प्रश्न नंबर 3 है, नीचे पूछे गए ऊतकों का नाम लिखिए। तो मुंह के आंतरिक स्तर के ऊतक कौन से हैं? सरल पट्टकी अभिस्तर ऊतक। मांसपेशी व अस्थि को जोड़ने वाले ऊतक कौन से हैं? स्नायु रज्जु ऊतक। वनस्पतियों में वृद्धि करने वाले ऊतक कौन से हैं? प्ररोह विभाजी ऊतक। तनों की मोटाई बढ़ाने वाले ऊतक कौन से हैं? पार्श्व विभाजी ऊतक। प्रश्न नंबर 4 है, अंतर लिखिए वनस्पतियों के सरल ऊतक व जटिल ऊतक। अब यहाँ पर जो है अंतर के 3 मुद्दे आपको दिए हुए हैं, इनको आप देखकर लिख लेंगे। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 5 है, टिप्पणी लिखिए। इसमें अ है विभाजी ऊतक। तो विभाजी ऊतक हमने पढ़ा था और विभाजी ऊतक के प्रकार भी पढ़े थे। तो यहाँ पर जो है आपको पॉइंट्स में आंसर दिया हुआ है, इसको आप लिख लेंगे। और दूसरा है जलवाहिनी। तो जलवाहिनी ऊतक के बारे में जो है इसको भी पॉइंट्स में दिया है, ये पॉइंट्स आप लिख लेंगे। अगला टिप्पणी लिखना है पट्टकी मांसपेशी। पट्टकी मांसपेशी की ये विशेषताएं दी गई है 5, ये आप लिख लेंगे। फिर कृषि पूरक व्यवसाय जो अब भी हमने पढ़े हैं, कौन कौन से हैं? पशु संवर्धन, कुक्कुट पालन, रेशम कीटक पालन, है ना। तो इनको भी आप लिख लेंगे, छोटा सा आंसर दिया है, इसको लिख लेंगे। अगला है जनुकीय अभियांत्रिकी। तो इसका आंसर दिया हुआ है, अभी हमने पढ़ा था। और दूसरा है रेशम कीटक पालन, ये किताब का ही आंसर मैंने आपको दिया है, तो इसको अभी मैंने समझाया था, इसको भी देखकर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, जैव प्रौद्योगिकी का अर्थ स्पष्ट कर कृषि व्यवस्थापन होने वाले परिणाम को साथ स्पष्ट कीजिए। उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर यहाँ पर आपको दिया है, जनुकीय प्रौद्योगिकी क्या है और इसके उदाहरण भी दिए हुए हैं, इसको आप देखकर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, जैव प्रौद्योगिकी में कौन से 2 मुख्य तंत्रों का उपयोग किया जाता है? तो जैव प्रौद्योगिकी में ऊतक संवर्धन और जनुकीय प्रौद्योगिकी, जनुकीय अभियांत्रिकी, इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो है आपको 7 पॉइंट दिए हैं, आंसर आप देख के लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, कृषि पर्यटन, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। आपके गांव के निकट स्थित कृषि पर्यटन स्थल के विषय में प्रकल्प लिखिए और उसे कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो ये जो है आपका प्रकल्प का टॉपिक है, इसको आप अपना खुद ही लिखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, ऊतक का अर्थ बताकर ऊतक संवर्धन की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। तो ऊतक की परिभाषा दी हुई है, फिर ऊतक संवर्धन, इसको स्पष्ट किया गया है। अंतिम प्रश्न है, भेड़ पशुधन है, इस वाक्य का समर्थन के साथ स्पष्टीकरण कीजिए। तो इसको जो है आप लिखेंगे, भारत में जो पशुओं का पालन दूध प्राप्त करने के लिए और कृषि कार्य के लिए किया जाता है, इसमें मुख्य रूप से गाय, भैंस, बैल का उपयोग किया जाता है। भेड़ पालन जो है, इसका जो है भेड़ का पालन का व्यवसाय बहुत ही जो है उत्तम होता है, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है तो फायदा ही होता है। इसका उपयोग जो है ऊन प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। अगर इन्हें खेतों में भी छोड़ा जाता है तो जो है इनके मल मूत्र में भी जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं, जिससे उपजाऊ मिट्टी जो है क्या बन जाती है? उपजाऊ बन जाती है। भेड़ पालन के लिए अधिक पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है
और उत्तम रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इनमें, जिसके कारण भेड़ों की ज़्यादा देखभाल करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको भी आप देखकर लिख लेंगे। इसीलिए जो है भेड़ पालन पशुधन है ऐसा माना जा सकता है। यहाँ पर बच्चों आपका पाठ 17 पूरा होता है और आज इतना ही। धन्यवाद।